नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ने वाले हैं पुरालेख या फिर अभिलेख की सामग्री। इस चीज को अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पुरालेख और अभिलेख की सामग्री होती क्या है। तो मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। राजस्थानी, फारसी और अंग्रेजी भाषा हमारे प्रचलित बहुत ही ज्यादा थी उस समय। 19वीं 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं अपन। तो उस समय राजस्थानी, फारसी और अंग्रेजी तीन भाषाएं प्रमुख प्रचलित थी। तो इन्हीं तीनों भाषाओं में, राजस्थानी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं में जो भी पत्र व्यवहार हुआ सरकारी विभागों में और प्राचीन घरानों में, जो भी बहियां, दस्तावेज, फाइल और पट्टे परवाने जो भी लिखे गए थे, उन्हें ही अपन पुरालेख या फिर अभिलेख की सामग्री कहते हैं। किन्हें कहते हैं पुरालेख और अभिलेख की सामग्री? राजस्थानी, फारसी और अंग्रेजी भाषा में लिखे गए सरकारी विभागों में और प्राचीन घरानों में बहियां, दस्तावेज, फाइल, पट्टे, परवाने आदि को क्या कहते हैं? अपने अभिलेख की सामग्री या फिर पुरालेख कहते हैं। तो ये सभी क्या है? अभिलेख की सामग्री होती है, बहियां, दस्तावेज, फाइल, पट्टे, परवाने। ये तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जो कि राजस्थान का केंद्रीय पुरालेख विभाग हुआ करता था, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय पुरालेख विभाग राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब होती है? 1955 में होती है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1955 में जयपुर में होती है, लेकिन बाद में इसका जो मुख्यालय है उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। 1960 के अंदर इसको बीकानेर स्थानांतरित कर दिया जाता है। और जो बीकानेर के अंदर वर्तमान में जो अभी अपन देखने को मिलता है राजस्थान राज्य अभिलेखागार, तो उसमें 19वीं 20वीं शताब्दी के बहुत सारे पुरालेख साहित्य हमें आज भी देखने को मिलते हैं। और एक बात और, अंग्रेजों के द्वारा राजपूतों के साथ में जो भी व्यवहार किया गया था, पत्र व्यवहार किया गया था, एक तो वो पत्र व्यवहार, दूसरे यहाँ पर जो एजेंट और रेजिडेंट नियुक्त किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, उनके द्वारा किए गए पत्र व्यवहार। तो ये जो भी पत्र व्यवहार करते थे अंग्रेजों के द्वारा किए गए पत्र व्यवहार, सारे के सारे कहाँ मिलेंगे? अपने अपने को कहाँ मिलेंगे? राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में हमें मिलेंगे। तो ये थी हमारी जो जानकारी। तो क्या पढ़ा अपन ने? पुरालेख या अभिलेख की सामग्री क्या होती है? राजस्थानी, फारसी और अंग्रेजी भाषा में लिखे गए सरकारी विभागों में और प्राचीन घरानों में बहियां, दस्तावेज, फाइल, पट्टे, परवाने जो भी लिखे गए थे, वो सब क्या होता है? पुरालेख और अभिलेख की सामग्री में गिने जाते हैं। 1955 ईस्वी में राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना होती है जयपुर में। फिर 5 साल बाद में 1960 ईस्वी में बीकानेर स्थानांतरित कर दिया जाता है। और उसमें क्या जानकारी मिलती है हमें? 19वीं 20वीं शताब्दी के जो भी पट्टे, परवाने, बही जो भी थी, वो सारी हमें राजस्थान राज्य अभिलेखागार से मिलती है। अंग्रेजों के साथ में जो राजपूतों के संबंध थे, वो उनके बीच में जो पत्र व्यवहार हुआ वे, और रेजिडेंट और एजेंटों के द्वारा जो भी फाइलें तैयार की गई, वो सारी की सारी हमें राष्ट्रीय अभिलेखागार में मिलती है। तो राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर है? ये है हमारा नई दिल्ली में। ठीक। अब पढ़ते हैं अपन प्रमुख बहियों के बारे में और प्रमुख अभिलेखों के बारे में। अब शुरू करते हैं अपने प्रमुख बहियों और प्रमुख अभिलेखों के बारे में। तो आज अपन पढ़ते हैं अर्जदास्त के बारे में। अर्जदास्त क्या होता है? तो अर्जदास्त होता है किसी अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजा गया, क्या होता है, बही या फिर पत्र जो भी होता था, अपने अधिकारी के द्वारा किसको भेजा जाता था? ये पत्र, ये भेजा जाता अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजता था कोई भी अधिकारी। और राजपूत नरेश इसको कहाँ भेजते थे? राजपूत नरेश इसे मुगल सम्राटों को भेजा करते थे। तो अर्जदास्त क्या हुआ? अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजा गया पत्र, और राजपूत नरेशों द्वारा मुगल सम्राटों को भेजा गया पत्र क्या कहलाता था? अर्जदास्त कहलाता था। एक शब्द आता है मंसूर। मंसूर क्या होता था? तो मंसूर होता था कि राजा की उपस्थिति में शाहजादे के द्वारा जो भेजा गया पत्र होता था, उसे अपन मंसूर कहते हैं। यह केवल एकमात्र एक ही बार भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1658 ईस्वी के अंदर। किसने भेजा था? औरंगजेब ने भेजा था। एकमात्र वही भेजा गया था, मंसूर। एक शब्द आता है रुक्का। रुक्का क्या होता है? एक निजी पत्र व्यवहार हुआ करता था। जो भी अधिकारी हुआ करते थे, छोटे जो अधिकारी हुआ करते थे, तो वो आपस में जो व्यवहार करते थे, पत्र व्यवहार करते थे, वो क्या होता था? वो निजी पत्र व्यवहार हुआ करता था। उनकी आपस की जो बातचीत, पर्सनल बातचीतें होती थी, है ना, तो वो क्या होती थी? रुक्का के अंदर लिखी जाती थी। निजी पत्र व्यवहार कहते हैं इसको। एक शब्द आता है वाक्या। वाक्या शब्द की बात करें तो राजा के जो भी व्यक्तिगत कार्य होते थे, राजा के परिवार से संबंधित कार्य होते थे, और राजकार्य की जो भी गतिविधियां हुआ करती थी, वो सभी किस में रखे थे? किस में रखे जाते हैं? वाक्या में रखे जाते हैं। तो क्या क्या बताया मैंने? वाक्या में क्या क्या रखा जाता है? राजा की व्यक्तिगत जानकारियां, राजकार्य से संबंधित गतिविधियां, और राज परिवार के सदस्यों का जो भी व्यवहार है, वो सारा का सारा किस में रखा जाता था? वाक्या में रखा जाता था। अब बात करते हैं फरमान या परवाने की। अब किसकी बात करते हैं अपन? फरमान या परवाने की बात करते हैं। तो फरमान या परवाना क्या होता है? तो परवाने की बात करूं तो परवाना क्या होता है? शासक द्वारा अपने जो भी अधीनस्थ कर्मचारी हुआ करते थे, उनको जो आदेश दिया जाता था, वो क्या कहलाता था?
परवाना कहलाता था। और अगर मुगल शासक किसी को आदेश देता ना तो वो तो फरमान कहलाएगा। और अगर मुगल शासक के अलावा कोई अन्य शासक आदेश देता है तो वो क्या कहलाता है? पत्र। जो भी आदेश दिया जाता है, भेजा जाता है पत्र, वो कहलाता है अपना परवाना। ठीक, फरमान और परवाना समझ गए। अब बात करते हैं दस्तक की। दस्तक क्या होता है? दस्तक तो देखो एक प्रकार का परमिट हुआ करता था। परमिट मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे तो इस पत्र की जरूरी पड़ती थी, हमें इस पत्र की जरूरत पड़ती थी। लाइसेंस मान लेते हैं अपन इसको, एक तरीके का लाइसेंस हुआ करता था ये परमिट, दस्तक। ठीक, उस समय दस्तक चलता था, लेकिन आज तो लाइसेंस वगैरह चलते हैं। अब बात करते हैं निशान क्या होता है। निशान होता है कि राज परिवार का अगर कोई सदस्य है, मतलब कि राजा के परिवार का कोई सदस्य है, मनसबदार को अपनी मुहर के साथ में अपनी मुहर लगा करके कोई पत्र पर वो भेजता है आदेश, किसको? मनसबदार को, तो वो क्या कहलाता है? निशान कहलाता है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? निशान बोलेंगे। निशान क्या होता है? राज परिवार के किसी सदस्य द्वारा अपने मनसबदार को अपनी मोहर के साथ भेजा गया पत्र क्या कहलाता है? निशान कहलाता है। एक शब्द आता है तोजी। तोजी ये खुले पत्र हुआ करते थे जिनको बंडल में बांध कर रख दिया जाता था। ठीक, हुस्बुल हुक्म, एक शब्द आता है हुस्बुल हुक्म। तो हुस्बुल हुक्म किसके द्वारा भेजा जाने वाला पत्र है? तो यह देखो एक अनुमति दी जाया करती थी। कोई व्यक्ति है वो अनुमति लेना चाहता है, तो राज परिवार का अगर कोई सदस्य है, देखो मैं आपको बताता हूँ हुस्बुल हुक्म क्या होता है। हुस्बुल हुक्म होता है राज परिवार के किसी सदस्य द्वारा भेजा गया आदेश और जिसमें किसी व्यक्ति को अनुमति दी गई हो, तो ये होता है हुस्बुल हुक्म। तो इसमें क्या होता है? राज परिवार का कोई सदस्य किसी व्यक्ति को अनुमति देता है तो हुस्बुल हुक्म नाम का परवाना या फिर पत्र भेजता है। ठीक, यह पत्र भेजता है, हुस्बुल हुक्म भेजता है। और एक जगह और भेजा जाता है ये, तो इंसा और रुकियात शब्द आपने सुना होगा। इंसा और रुकियात, मुगल सम्राट की आज्ञा से कोई शाही पदाधिकारी क्या करता है? आदेश जारी करता है, तो वो क्या कहलाता है? इंसा या रुकियात कहलाता है। जैसे कि मुगल सम्राट है, उसके अधीन काम करते थे, आपको पता है भगवंत दास और मान सिंह जो कि जयपुर रियासत के राजा हुआ करते थे। तो अब वो कोई आदेश जारी करेंगे, इंसा या रुकियात कहलाएगा। मुगल सम्राट के द्वारा कही गई बातों का कोई आदेश अगर मान सिंह जारी करता है तो वो क्या कहलाएगा? इंसा या रोकियात कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मुगल सम्राट की आज्ञा से शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश क्या कहलाते? जारी किए जाने वाले कागजात क्या कहलाते थे? इंसा व रुकियात कहलाते थे। एक शब्द आता है रम्ज और अहकाम। रम्ज और अहकाम क्या होता है? तो यह बादशाहों द्वारा अपने सचिव को लिखवाई गई टिप्पणियां हुआ करती थी। बादशाह अपने सचिव को टिप्पणियां लिखवा दिया करते थे और टिप्पणियां लिखवाने के बाद में जो भी सचिव हुआ करता था वो पत्र तैयार कर दिया था उस टिप्पणी के आधार पर। तो ठीक है, बादशाहों द्वारा लिखवा अपने सचिव को लिखवाई गई टिप्पणियां हुआ करती थी और जिनके आधार पर सचिव क्या करता? पूरा पत्र तैयार कर दिया जाता था। तो इसे क्या कहते हैं अपन? रम्ज तथा अहकाम कहते हैं। सनद क्या होता है? सनद क्या होता है? तो सनद की बात करूं तो कोई मुगल राजा है, वो किसी अपने जागीरदार को एक और जागीर देना चाहे, अपने सामंत को कोई जागीर प्रदान करना चाहे, तो वो किसके माध्यम से प्रदान करेगा? वो सनद पत्र के माध्यम से प्रदान करेगा। सनद अधिकार के लिए दिया जाने वाला एक पत्र हुआ करता था। तो सनद किस चीज के काम में लिया जाता था? किसी को जागीर दी जाती थी तो उसके लिए सनद शब्द काम में लिया जाता था, सनद पत्र काम में लिया जाता था। वकील रिपोर्ट, मुगल दरबार में अब देखो जागीरदारों और सरदारों के द्वारा वकील नियुक्त किए जाते थे मुगलों के दरबार में। और वहां पर जो वकील हुआ करते थे वो अपनी रिपोर्ट ना अपनी रियासत में वापस भेजते थे ना, कोई भी रिपोर्ट तैयार करके, तो वो रिपोर्ट क्या कहलाती थी? वकील रिपोर्ट कहलाती थी। एक शब्द आता है खतूत अहलकारान। खतूत अहलकारान, तो ये देखो आपसी जो राज्य थे, पड़ोसी राज्य थे, उनके साथ में जो पत्र व्यवहार होता था उसको क्या कहते हैं? खतूत अहलकारान कहते हैं। और ये ज्यादातर प्रचलित कहाँ पर था? ये मराठों और पिंडारियों में ज्यादातर हमें देखने को मिलता है खतूत अहलकारान। इनके साथ में जो व्यवहार हुआ उनको क्या कहते हैं अपन? खतूत अहलकारान कहते हैं। अब कोटा की बात करते हैं, प्रमुख किसी राज्य की बात करते हैं तो कोटा राज्य के पुरालेखों की बात करते हैं। कोटा राज्य में कौन कौन से प्रचलित हैं? तल्की, मुल्की, जमाबंदी, याददाश्त और दौर की, ये देखने को मिलता है। तल्की की बात करते हैं तो तल्की क्या होता है? राजा के द्वारा कोई आज्ञा दी जाती थी तो वो तल्की के अंदर लिखी जाती थी, और राजा के द्वारा राजा के साथ में कोई तत्कालीन घटना घटती है तो उसको तल्की में लिख लिया जाता था। और कूटनीतिक कार्यों, राजा के जो भी कूटनीतिक कार्य होते थे वो भी तल्की में लिखे जाते थे। तो तल्की में 3 चीज लिखी जाती थी: राजा के द्वारा दी गई आदेश की जानकारी, और राजा की तत्कालीन घटनाओं की जानकारी उस समय की, और कूटनीतिक कार्यों की जानकारी इसमें लिखी जाती थी। राजा से संबंधित है ये।
तल की, ठीक। मूलकी के अंदर आय व्यय का लेखा जोखा होता था। जमाबंदी के अंदर राजस्व से संबंधित पत्र व्यवहार का जो भी लेखा जोखा होता था वो किस में रखा जाता था, जमाबंदी में रखा जाता था। याददाश्त एक भूमि के पट्टे की किस्म होती थी। वर्तमान में जो पट्टे वगैरह चलते हैं, ठीक इसी प्रकार से एक क्या होती थी, ये याददाश्त पट्टे की किस्म हुआ करती थी उस समय, तो उसको क्या कहते थे, याददाश्त कहते थे। और एक शब्द आता है दोवर्की, तो दोवर्की का मतलब होता है कि दैनिक प्रशासन की जानकारी इसमें रखी जाती थी, युद्ध संबंधी और व्यापार के संबंधी खर्चे, युद्ध संबंधी खर्चे इसमें रखे जाते थे, और व्यापार से संबंधित जो भी जानकारी थी वो रखी जाती थी, व्यापारिक संबंधों के बारे में जानकारी। तो इसमें क्या क्या मिलती है दोवर्की में, यह दो पत्रों का तो एक दस्तावेज हुआ करता था, इसमें दैनिक प्रशासन की जानकारी, युद्ध संबंधी खर्चों की जानकारी और व्यापारिक संबंधों के बारे में जानकारी मिलती थी। बात करते हैं अब अगले उदयपुर राज्य के पुरालेखों की बात करें तो उदयपुर राज्य में देखो अपने को तीन पढ़नी है, पड़ाखा बही, सिलह खाना बही और बख्शी खाना बही। जिनमें से पड़ाखा बही और बख्शी खाना बही तो क्या है, आय व्यय का ब्यौरा रखा जाता था इनमें। और सिलह खाना जो बही है इसमें क्या रखा जाता था, मेवाड़ राजा का शस्त्रागार का जो हिसाब होता था वो सिलह खाना में रखा जाता था। तो याद रखना, बख्शी खाना बही और पड़ाखा बहियों में आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाता था, लेकिन वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा केवल पड़ाखा बही में ही रखा जाता था। तो ये थे जयपुर के उदयपुर रियासत के पुरालेख। अब बात करते हैं जयपुर की, तो जयपुर में देखो हकीकत बही, जिसमें राजा की दिन शासक की दिनचर्या का उल्लेख होता था। हुकूमतरी बही, तो इसमें शासक की हुकूमत की नकल होती थी। हुकूमत की नकल मतलब शासक के द्वारा दिए गए आदेशों की फोटोकॉपी या फिर नकल उसमें रख ली जाती थी, तो वो बही क्या कहलाती थी, हुकूमतरी बही कहलाती थी। एक शब्द आता है खरीता, आपसी मतलब कि राजा के द्वारा किसी पड़ोसी राज्य को भेजे गए किसी दूसरे शासक को भेजा गया पत्र क्या कहलाता था, तो वो कहलाता था खरीता कहलाता था। जयपुर रियासत में उसको खरीता कहते हैं, ठीक। एक शासक के द्वारा दूसरे शासक को भेजा गया पत्र खरीता कहलाता है। और एक आती है खरीता बही, खरीता बही में वो पत्र रखे जाते थे जो दूसरे शासकों से राजा को मिले हैं, और वो राजा क्या करता है, उनकी एक नकल किस में रख लेता है, खरीता बही में रख लेता है। एक आता है सियाह हजूर, क्या आता है, सियाह हजूर। इसमें क्या रखा जाता है, तो इसमें देखो राज परिवार का जो भी आवश्यकता से संबंधित जो भी खर्चे हुआ करते थे राज परिवार के, उनको रखा जाता था सियाह हजूर में। एक शब्द आता है दस्तूर कौमवार, दस्तूर एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रीति रिवाज, और कौम का मतलब होता है जाति। तो ठीक है, जयपुर रियासत में जितनी भी जातियां निवास करती थी उन जातियों के जो भी रीति रिवाज थे, उनके मेले, उनके त्योहारों का जो भी वर्णन लेखा जोखा हुआ करता था वो किस में रखा जाता था, दस्तूर कौमवार बही में रखा जाता था। उसमें जयपुर रियासत के जाति से संबंधित रीति रिवाज, मेले और त्योहारों की वर्णन मिलता है। एक आता है अड़सट्टा, एक शब्द आता है अड़सट्टा। अड़सट्टा का मतलब क्या होता है, इसमें जयपुर राज्य की भूमि संबंधी रिकॉर्ड हुआ करता था, भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखा जाता था जयपुर के अंदर, जो भी रखा जाता था उसे अड़सट्टा कहेंगे। अड़सट्टा जयपुर में प्रचलित था, जोधपुर में मत लिख देना कभी कि जोधपुर में भी अड़सट्टा चलता था, नहीं चलता था। और नया चलता था कोटा में, केवल जयपुर रियासत में चलता था। तो आप लिखो कभी भी अड़सट्टा के बारे में तो सीधा यही लिखना कि जयपुर रियासत में भूमि से संबंधित रिकॉर्ड इसमें रखा जाता था अड़सट्टा में। और भूमि से संबंधित रिकॉर्ड रखा जाता था, कहाँ पर कितना अनाज पैदा हो रहा है इस बात की जानकारी भी अड़सट्टा में ही रखा जाता था। बात करते हैं अगले लेख की, तो अगला पूरा लेख कौन सा है, जोधपुर राज्य के पूरा लेखों की बात करते हैं। जोधपुर राज्य के कौन कौन से पूरा लेख हैं, तो एक तो है हकीकत बही, अभी अभी अपन ने पढ़ा हकीकत बही जयपुर रियासत में भी है। तो जयपुर रियासत में जो हकीकत बही है उसमें क्या रखा जाता है, उसमें रखा जाता है राजा की दिनचर्या का उल्लेख। और जोधपुर रियासत में जो हकीकत बही है उसमें क्या रखा जाता है, इसमें राजा के द्वारा किए गए कार्य और उसके द्वारा जो भी यात्रा की गई है उस यात्रा में अगर कोई घटना घटित होती है तो उसको रखा जाता है हकीकत बही में। तो जोधपुर राज्य के शासकों के बीच में जो भी कार्य और उनकी यात्राओं का जो भी घटित घटना थी उनका उल्लेख कहाँ किया जाता था, हकीकत बही में किया जाता था। और इसी हकीकत बही को अगर अपन जयपुर के हिसाब से देखें तो जयपुर में भी एक हकीकत बही चला करती थी जिसमें शासक की दिनचर्या का उल्लेख मिलता था। अब जोधपुर राज्य की जो हकीकत बही है उसमें 1857 के कुछ अंश हमें देखने को मिलते हैं। एक आती है पट्टा बही, पट्टा बही क्या होती है, शासकों की दान प्रियता, उदारता और धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख मिलता है हमें। मतलब कि शासक कैसा है, व्यवहार कैसा है, धर्म के प्रति उसका किस प्रकार का व्यवहार है, उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, पट्टा बही से मिलती है। एक आता है अर्जी बही। अब अर्जी बही क्या होता है, तो राजा के दरबार में जो भी अर्जियां भेजी जाती थी, लोगों के द्वारा जो भी अर्जियां भेजी जाती थी उनका रिकॉर्ड संकलित कर लिया जाता था और उसे ही अपन अर्जी बही के नाम से जानते हैं। एक आती है ओहदा बही, दो आती है ओहदा बही और ओहया बही।
सबसे पहले ओहदा बही की बात करते हैं। तो ओहदा बही के अंदर सामंतों के अधिकारों की बात होती थी, है ना। ओहदा के अंदर सामंतों के अधिकारों का उल्लेख होता था और राज्य के जो भी कर्मचारी हैं उनको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं उनका उल्लेख होता था। तो कर्मचारियों के पदों के और उनके कार्यों की जानकारी होती थी, सामंतों के अधिकारों की जानकारी होती थी ओहदा बही में। एक आती है ओहया बही। ओहया बही में क्या रखा जाता था? ओहया बही में रखा जाता था शासकों के जो भी आदेश होते थे, जो जोधपुर राजा के, जोधपुर में राजाओं के जो भी विभिन्न आदेश हुआ करते थे उनको रखा जाता था ओहया बही में। एक आती है हत बही और एक आती है फुटकर बही। फुटकर बही में छोटी बड़ी घटनाओं की जानकारी होती थी और हत बही में महाराजा के निजी पत्र और धार्मिक मामलों में जो भी गुप्त पत्र व्यवहार हुआ करता था वो कहाँ रखा जाता था? हत बही में रखा जाता था। तो अपन ने आज क्या क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा अर्जदास्त, मंसूर, रुका, वाकिया, परवाना या फिर फरमान, दस्तक, निशान, तौजी, हुस्बुल हुक्म, रम्ज तथा अहकाम, सनद, वकील रिपोर्ट, खतूत अहलकारान, ये सभी अपन ने प्रमुख बहियों में पढ़ा। कोटा राज्य के कौन कौन से पढ़े? तलकी, मुल्की, जमाबंदी, याददाश्त और दोवर की पढ़े। और उदयपुर राज्य के कौन से पढ़े? पड़ाका बही पढ़ी, बख्शी खाना बही पढ़ी और सिलह खाना बही पढ़ी। ठीक। जयपुर रियासत के कौन कौन से पढ़े? हकीकत बही, हुकूमती बही, खरीता पत्र और खरीता बही, सियाह हजूर, दस्तूर कोमवार, अड़सट्टा, ये सभी बहियां पढ़ी। जोधपुर रियासत की पढ़ी हकीकत बही, पट्टा बही, अर्जी बही, ओहदा बही, ओहया बही, हत बही और फुटकर बही। तो ये सभी अपन ने कहाँ से पढ़ी है? जोधपुर रियासत से पढ़ी है। तो इनको आप पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में जा सकते हैं और वीडियो आप देख सकते हैं। जो भी इनमें विशेष बात थी वो मैंने आपको बता दी है। एग्जाम में अगर कोई आता है तो आप इनको आराम से कर सकते हैं। आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही काफ़ी है।